हेलो बच्चों, आपका स्वागत है द बायो वाला में। आज हम लोग फिजिक्स के अंदर अपना जो पिछली बार था, मैंने आप लोग को चार्जिंग के बारे में बताया था, आवेशीकरण के बारे में बताया था कि एक चार्ज को आप अपने हिसाब से कैसे चार्ज कर सकते हैं। उसकी दो विधियां मैंने आपको बता दी थी। पहला प्रेरण विधि और दूसरी चालक के द्वारा, चालन के द्वारा आपका आवेशित कैसे किया जाएगा। इसमें एक छोटा सा हम लोग टॉपिक था, बचा हुआ था, घर्षण द्वारा आवेशीकरण। इसको हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम लोग चालू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम का लॉ। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कूलम का लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे। और हर साल एक क्वेश्चन आपका 12वीं के एग्जाम में इसका या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आता ही आता है, जो कि आपका बनाना आवश्यक है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूं आपको। प्रेरण में मैंने आपको बताया था कि भाई दो आपके चालक हैं, इसमें बिना कुछ कांटेक्ट के जब आप इसको चार्ज करते हैं तो इसको हम लोग प्रेरण बोल देते हैं। या फिर इंडक्शन बोल देते हैं। या फिर दूसरा बताया था मैंने कि आपने दो चालक लिए और इनके बीच में आपने कोई एक वायर लगा दी या इनको आपस में टच करा दिया। उसके बाद जो चार्ज में दिक्कत वो होती है, चार्जिंग होती है, वो आपकी कहलाती है चालक के द्वारा आवेशन। ठीक है। तो इसी में एक छोटा सा तरीका होता है जो हम लोग बचपन में बहुत एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जैसे हम लोगों ने कंघा अपने बालों पर रगड़ लिया और कंघा बाल रगड़ने के बाद में क्या हुआ, हमने छोटे 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 आपके पीसेस तोड़ लिए उसके कागज के। और जब उसके पास लेके जाते तो पहले क्या होता है कि उसको आवेशित नहीं होता था। इसको हम लोग ऐसे बोलते थे कि चलो हम तुम्हें चुम्बक बना के दिखाते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता था कि उसको कुछ उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता था जब कंघा हम लेके आते थे। लेकिन जब कंघे हम बाल पे रगड़ लेते थे, तब वो क्या करता था कि इस चीज को, जो आप एक छोटे छोटे कागज के पीसेज हैं, इनको अपनी तरफ खींचना चालू करता था। वो कैसे होता था? तो जैसे मैंने बताया था, जो भी आपकी चीजें आवेश होंगी वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट द्वारा होती हैं। तो क्या होता है, जैसे आपने दो चीजों को, दो चालकों को आपस में रगड़ दिया, तो इसको रगड़ने से क्या हो गया? इसको रगड़ने के बाद में सबसे बड़ा काम ये होगा कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना। मान लीजिए इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, तो ये क्या हो गया? अब जो पहले था ये इस तरीके से माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इस तरीके से जो चार्ज था, इधर जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो गया, यानी कि अब क्या हो गया ये? अब ये हो गया कि ये पहले से ज्यादा ऋणावेशित हो गया। ठीक है। अब यदि हम इसको किसी एक ऐसे बैलेंस चार्ज के पास ले जाते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या आपके बराबर है, तो उसके मुकाबले क्या हो जाएगा? ये पहले से ज्यादा ऋणावेशित हो जाएगा। तो जब इसको हम ले जाएंगे यहां पे, तो ये इसको क्या कर लेगा कि इसके मुकाबले ये जब ज्यादा नेगेटिव है, तो इसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था, छोटा सा ये आपका टॉपिक था जो मुझे खत्म करना था। इस पे क्वेश्चन इस टाइप का कोई बनता नहीं है। इस पे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा होगा कि भाई इतना इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हुआ तो कितना चार्ज बढ़ गया, या इतना इलेक्ट्रॉन आपका इसमें से निकल गया तो कितना चार्ज घट गया, आपका ऋणावेशित हो गया या धनावेशित हो गया। तो इस चीज को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए इतना काफी है आपका। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलाम का लॉ। ठीक है ना। तो कूलाम जो थे, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई आवेशों के बीच का जो सिस्टम होता है, उसके बीच में जो बल लगता है आपका, उस बल के ऊपर आपका क्या इफेक्ट होता है, या फिर बल कितना होता है, क्या होता है, उसका उन्होंने परिमाणीकरण कर दिया। उन्होंने उठा करके बता दिया कि भाई इतना ही बल लगेगा और इस फॉर्मूले के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है। तो इनका पूरा नाम था आपका चार्ल्स
ऑगस्टीन डे कूलम। बहुत बड़ा नाम है, फ्रेंच वैज्ञानिक थे ये। और वैज्ञानिक क्या थे, ये मिलिट्री इंजीनियर थे। मिलिट्री इंजीनियर जैसे आप लोग जैसे अभी इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे तो एक कॉर्प्स होती है आपकी मिलिट्री के अंदर, जिसके अंदर आपको बड़े सर्टेन टास्क दिए जाते हैं कि भाई ये आपको रोड बनानी है, आपको 1 महीने के अंदर ये रोड बना के खत्म कर देनी है। तो उनका जो चीज होती है, उनको ये करना होता है कि भाई एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनको वो काम पूरे करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जैसे अपने हिंदुस्तान में कहा जाता है कि भाई जुगाड़ की जो चीजें होती हैं उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये इस टाइप के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे न्यूटन ने आपका लॉ दिया था कि हेवनली बॉडीज के बीच में जो बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके बीच में कैसे फोर्स करता है, काम करता है आपका, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को लेकर के बड़े छोटे पार्टिकल यानी एटम, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल, एटम, आपके पार्टिकल्स और सब पार्टिकल्स सबको लेकर के इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई कि भाई अगर इतनी बड़ी बॉडीज पे काम कर रहा है तो छोटी बॉडीज पे भी काम करना चाहिए इसको, ठीक है। तो इन्होंने इस अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको हम लोग बोल देते हैं कूलम का लॉ। और ये क्या बताता है हम लोग को, ये बताता है हम लोग को कि भाई दो आवेशित चार्जों के स्थिर हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना कि आवेश आपके स्थिर हैं। जैसे ही आपके आवेशों ने गति करना शुरू कर दिया तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे करंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो आपका क्या हो जाता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जब आपके फ्लो करना चालू करेंगे तो करंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा अलग टॉपिक है। तो इसमें क्या स्थिर है और आपको वो आवेश के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए दो आवेश हैं, एक मिनट रुकिएगा। एक आवेश ये है और एक आवेश आपका ये है। इसको हम लोगों ने बोल दिया Q1 और Q2, और इनके बीच में जो दूरी है इसको उन्होंने डिनोट कर दिया R से। ये दूरी हो गई आपकी R। छोटा r ले लीजिए, a ले लीजिए, आगे जाकर के a भी लेंगे हम लोग कहीं पे जब आपको a दिया हुआ क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां पे क्या हो गया, इनके बीच की दूरी आपकी r है। अब इन्होंने इसको लेकर के दो हिस्से किए इसको समझने के लिए कि भाई देखिए, जो पहला आपका जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपाती, इसको बोलते हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती। ये जो दोनों आवेश हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया आपका Q1 इंटू Q2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इस आवेश की वैल्यू होगी और जो इस आवेश की वैल्यू होगी, जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके फोर्स के आपके अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती को अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझें, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस साइड की वैल्यू बढ़ रही है तो इस साइड की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। और अगर इस साइड की वैल्यू घट रही है तो इस साइड की वैल्यू भी घटेगी, यानी कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा और जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये घटेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट इनका आया कि भाई जो आपका फोर्स होता है, जो आपका बल होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का। यानी ये जो दोनों चार्ज रखे हुए हैं इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1Q, 2Q, 3Q। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ये N इंटू E से होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप देखोगे कि N नंबर तक ये चार्जेस आ सकते हैं। तो इनको कहां पे स्थित किया गया है, इनके बीच की जो दूरी होगी इसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है आम बोलचाल की भाषा में, जो आपका बल लग रहा है, आपका जो ये आपका बल लग रहा है ये इसके साथ में व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जब इसकी वैल्यू आपकी बढ़ेगी, जब इसका आपका वो सिस्टम बढ़ेगा तो ये अपने आप आपका ये घटना चालू हो जाएगा, और जब ये इसकी वैल्यू कम होगी तब इसकी वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी। ये हम लोग 7th 8th में आप पढ़ते थे वहां पे
प्रोपोर्शनलिटी के अंदर, जो प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हम लोग क्वेश्चन करते थे कि अगर एक काम को कोई 10 दिन में करता है तो कोई उसी काम को 4 दिन में कैसे करेगा, 5 आदमी लगे हैं, 6 आदमी लगे हैं, तो ये वहीं से आया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ पे था बना हुआ तो इन्होंने इसको आपस में जोड़ दिया। भाई दोनों तरफ एक ही चीज तो है, बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, बात तो हम यहाँ पे फोर्स की कर रहे हैं, जो आपका बल है उसकी तो कर रहे हैं, इसको इन्होंने जोड़ दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपकी ज्वाइंट स्टेटमेंट हो गई। जब ये ज्वाइंट स्टेटमेंट हो गई तो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और क्वेश्चन बड़े अच्छे बन जाते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में उसके अंदर पूछ रहे थे कि भाई ये चार्ज की वैल्यू आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, या फिर आपने क्या किया कि डिस्टेंस आपने घटा दिया, बढ़ा दी, तो इसका आपके बल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी आप जितना पास में लेके जाएंगे, जितना भी ज्यादा पास में लेके जाएंगे, इसके लिए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि आप 2 मैग्नेट लीजिए और मैग्नेट को जितना आप पास में लेके जाएंगे वो उतना जोर से एक दूसरे को धक्का देंगे। अगर दोनों के पोल अलग अलग हैं और अगर दोनों के पोल अगर सेम है तो एक दूसरे को उतनी तेजी से धक्का देंगे जितना पास लेके जाएंगे, और दोनों के पोल अगर अलग अलग हैं तो उतनी तेजी से आपस में वो चिपका लेंगे, एक डिस्टेंस के बाद उसको खींच लेगा अपनी तरफ वो, ठीक है ना। तो वैसे ही है यहाँ पे कि जितना आप इसकी दूरी कम करते जाएंगे उतना ज्यादा ये आपका बल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग को पता है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, हम लोग को एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। लगा दिया हमने लगा दिया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अभी इसके बारे में जो ये K है इसके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे। पहले आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपका। जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया कूलाम का लॉ आप अपना लिखिए, बताइए कूलाम का लॉ क्या होता है, और तो आप ये स्टेटमेंट करेक्टली इसको जब लिखने जाएंगे यहाँ पे अपने एग्जाम में तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका स्टेटमेंट हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू
Q1 and Q2 and F is inversely proportional to 1 upon R square, यानी कि F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब इसको स्टेट करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद में, तो ये हो जाएगा का F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। हम लोग ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग का एक न्यूमेरिकल है जो 1 नंबर में आपका पूछ लिया जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अगर आप इसको समझ जाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को समझ जाएंगे, तो ये आपको दिक्कत नहीं पैदा करेगा कभी। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जब दो आवेशों के बीच की दूरी को 1/4 कर दिया जाए, तब बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था आपका कि जो कूलम का स्टेटमेंट था, उसने क्या रखा था आपसे कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। अभी हम प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी की बात करने पे क्या हो जाएगा, हम लोग को अभी कांस्टेंट यहाँ पे लगाना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो इस चीज को मान के चलिए, यहाँ पे आपका Q1 और Q2 है, ये आपके चार्जेस है। तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है। और हम किस में चेंज कर रहे हैं, हम लोग R के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो इसका हम लोग मान क्या रख लेंगे, यहां पे R हो जाएगा आपका R/4। ठीक है। अब हमको यहां पे इसका मान रख देना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R/4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि Q1 Q2 और ये क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, 16 हो जाएगा ये। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसको नहीं याद होगा, 6-7 में हम लोग पढ़ते थे कि मान लीजिए A अपॉन B अपॉन C अपॉन D होता था। तो जब इसको सॉल्व करते थे तो इसको हम लोग लेके आते थे A अपॉन B इंटू D अपॉन C, इस तरीके से करते थे। तो ये देख लीजिए, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 1, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो जब ये पलट के आएगा तो ये 16 आपका ऊपर हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू 16/1। ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी F की। ठीक है ना भाई, F प्रोपोर्शनल था इसके, यानी ये भी आपकी एक तरीके से F की वैल्यू हो गई। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसको यहां पे आप लिख सकते हो कि आप इसको F लिख सकते हो, यानी जो आपका F डैश हो गया, जो बल का प्रभाव जो F हो गया आपका, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 16 F डैश हो जाएगा। यानी आपको सीधे सीधे वहां पे कर दिया जाएगा कि भाई कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 12 गुना हो जाता है, 26 गुना हो जाता है, 28 गुना हो जाता है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको सीधे अपनी कैलकुलेशन करनी है और इसको यहाँ पे निकाल कर देना है भैया कि आपका जो बल है ये आपका 16 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में मान लीजिए इसमें आपने थोड़ा सा और ऑल्टरेशन किया गया कि दो आवेशों के बीच की दूरी को मान लीजिए कि 1/3 कर दिया। अब इसके थोड़े थोड़े देखिए, थोड़े थोड़े से मैनिपुलेशन से क्वेश्चन बदलते हैं। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमने इतने न्यूमेरिकल किए, लेकिन आवेशों के बीच की दूरी को 1/3 कर दिया जाए और जो आवेशों के मान है इनको 3 गुना कर दिया जाए। दोनों आवेशों के मान आपने 3 गुना कर दिया जाए। तो अब वही सवाल है, चीजें वही हैं। वहां पे हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे Q1 और Q2 हमारे कांस्टेंट थे, इसकी वैल्यू ना हमने घटाई थी ना बढ़ाई थी। जो इनिशियल चार्जेस थे वही आपके सिंपल चार्जेस रखे हुए थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दोनों रिलेशन को मैनिपुलेट कर दिया, दोनों के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, आवेशों को 3 गुना कर दिया है, दोनों आवेशों को 3 कर दिया जाए और जो डिस्टेंस है आपकी 1/3 कर दी है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल
इसी तरीके से आपने रिलेशन लगाया, क्या कर दिया यहाँ पे f। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले आप हमेशा जब भी सॉल्व कीजिए किसी भी न्यूमेरिकल को, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें दे क्या रखा है, ठीक है ना, ज्ञात या गिवन जो भी है आपका, उसको आप पहले नोट कर लीजिए। अगर आप उसको पहले नोट कर लेंगे तो आपको पता है कि भाई डेटा क्या क्या है और आपको निकालना क्या है, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, जैसे Q1 हो गया आपका, ये हो गया आपका 3Q1 हो गया, Q2 हो गया आपका, ये 3Q2 हो गया, और जो R हो गई ये R/3 हो गई। लगा दिए फॉर्मूले के अंदर, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया ये, प्रोपोर्शनल टू 3Q1 इंटू 3Q2 अपॉन R/3 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया ये आपका 9Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई 9। ये 9 पलट के ऊपर आ जाएगा, मैंने बताया था अभी आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा चीज को लेकर के, बहुत छोटी क्लास के बच्चों का है ये, कि कैसे हमको लिखना है, अपने भिन्नों को कैसे लिखना है। लेकिन अभी मैंने बता दिया आपको कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पलट के ऊपर कैसे आ रहा है, ये आप ऊपर लेके गए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका 81 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। ये आपकी क्या वैल्यू हो गई, आपकी F डैश हो गई, यानी कि जो F हो गया आपका, ये प्रोपोर्शनल हो गया 81 F डैश, ठीक है। क्या हो गया, चलो इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, F हो गया, तो यानी कि आपका F डैश हो गया 16। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपके एक नंबर में आते हैं, और आप लोग को इसके साथ में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस खाली आपको सारी वैल्यूज रख करके यहाँ पे आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लौट के चलते हैं अपना कूलम के लॉ पे। कूलम के लॉ में क्या था, एक चीज आई थी के, जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, और जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है इसके अंदर दो चीजें ऐसी आती हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें से मैं एक आपको अभी बताता हूं। तो न्यूमेरिकल करने के बाद में एक चीज जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपसे मात्रक पूछ लिया जाता है, और मात्रक पूछने के बाद में आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि भाई इसका विमा क्या है। मात्रक मैंने आपको बता दिया, मात्रक आप कैसे निकालोगे, सेकेंडरी यूनिट बोलते हैं उसको। जैसे आप फोर्स को नापते हो तो फोर्स को आप न्यूटन में नाप लेते हो, लेकिन जब आप उसको निकालते हो तो उसकी सेकेंडरी यूनिट कुछ और निकल के आती है। अब उसके बाद फिर आप क्या नाम है, कार्य को नापते हो तो कार्य को आप जूल्स में नाप लेते हो, तो जूल्स की भी सेकेंड यूनिट अलग आती है, तो सेकेंड यूनिट मैंने आपको निकालना बता दिया, ठीक है ना। अगर आपको ये विमाएं अगर आपको याद होंगी तो आप क्या करोगे, जब आपने वो मात्रक निकाला तो मात्रक के साथ विमाएं अपने आप निकल जाएंगी। जैसे हम लोग का मात्रक जो आया था, उसके बाद क्या आया था, एफ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्या हो गया, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो ये आया था हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2। अब आपको अगर पता होगा यहाँ पे कि न्यूटन यानी कि फोर्स की विमा क्या है, तो फोर्स की विमा जैसे मुझे पता है MLT -2 होती है। मीटर आपका हो गया, तो मीटर की मुझे पता है कि एल होती है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं। कूलम की मुझे पता है कि आपकी 80 होती है, तो 80 का माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं आराम से निकाल लूंगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं 11th में, तो आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मात्रक, और ये जो आपका क्या नाम है, जो आपकी विमाएं पूछी जाती हैं, जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो एफ का मात्रक आपका न्यूटन होता है, और जब इसकी विमा निकालते हैं तो इसकी विमा हो जाती है MLT -2, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर आपने डायरेक्ट उठा के रख दिया, हमें तो पता ही नहीं है कहां से आ गया, ठीक है। तो ये दिक्कत कहां पैदा हुई है, जहां पे आपने 11th में थोड़ा सा लापरवाही की है, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे इसको मैं आपको अलग से बता देता हूं, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपना। देखिए खींच लेते हैं,
आपको सिर्फ क्या करना है, सूत्र याद रखने हैं। जैसे आपको पता है फोर्स का जो सूत्र होता है या बल का सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, m इंटू ए होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है ना, तो हमने इसको रख लिया यहाँ पे, F इक्वल्स टू m इंटू ए। अब इतना सबको पता होता है, जो द्रव्यमान होती है वो बेसिक यूनिट होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम लोग m से प्रदर्शित कर देते हैं। और a का क्या होता है, मात्रक होता है आपका Lt-2। अब बोले आपने या फिर फंसा दिया, ये Lt-2 डायरेक्ट कहां से आ गया? बेटा कोई फंसा नहीं रहा है, ये आपको बस खाली आपके सूत्रों से मिलते चले जाते हैं। देखिए ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है ना, तो वेग परिवर्तन जैसे आपका इनिशियल वेलोसिटी, आपका जो प्रारंभिक वेग होता है उसको फाइनल वेग में से घटा दिया जाता है, तो आपका वेग परिवर्तन आ जाता है। लेकिन रहता तो वो वेग ही है। वेग की विमा क्या होती है? अब वेग की विमा आपकी होती है Lt-1, और समय क्या हो गया आपका, t हो गया यहां पे। ठीक है, ये t ऊपर चला गया। देखिए t की पावर यहां पे हम लोग क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर ट्रांसफर होगी या ऊपर से नीचे आप ट्रांसफर करोगे अपने गणनाओं के हिसाब से, तो क्या होगा, इनकी जो पावर के जो साइंस होंगे वो चेंज हो जाते हैं। जैसे t की पावर 1 है तो ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, Lt-1 और t-1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप जितने इसको बोलते हैं हम लोग आधार, या इसको हम लोग बोल देते हैं बेस। बेस को आप सेम रखिए। कितने बेस है आगे उसमें, L है और T है। ठीक है ना, L आपने रखा, अब T दो जगह पे, तो आपने T को एक ही जगह पे रख दिया। जब आपने T को एक जगह पे रखा और जो आपकी घातें हैं उसको आप इसके साइन के साथ उतार दीजिए, -1 और -1। ठीक है, अब इतना जोड़ना आता है ये सब लोगों के, भाई -1 और -1 को जोड़ देंगे तो t की पावर आपकी -2 हो जाएगी, यहां पे -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Lt की पावर -2। ठीक है, अब फिर दिक्कत कि ये वेग परिवर्तन या वेग आपने कैसे Lt-1 निकाल लिया। तो बेटा बहुत बेसिक सूत्र है हम लोग का, बहुत बेसिक सूत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब हम इसको वेक्टर में लेके जाते हैं या फिर सदिश राशियों में लेके जाते हैं तो ये हो जाता है आपका विस्थापन बटे समय हो जाता है आपका। विस्थापन का भी आपका L होता है और समय का होता है आपका Lt-1। थोड़ा सा मैं इधर लिख लूंगा इसको, क्या हो गया आपका, ये वेग बराबर विस्थापन, सॉरी विस्थापन लिखने आ रहा था मैं विस्थापन बटे समय। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आती है विमेय सूत्र समझने में, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस खाली अपने बेसिक्स की तरफ लौटना है। आप खाली फॉर्मूले को तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, आपको विमेय सूत्र मिल जाएगा आपका जाकर के। बहुत बड़ा टिपिकल चीज नहीं होती है। जब 11th के लिए हम लोग लेक्चर करेंगे तब इसको मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक तरीके से दूरी ही तो होता है भाई। सदिश में आपका इसको विस्थापन बोल देते हैं और अदिश राशियों में इसको हम लोग दूरी बोल देते हैं। दूरी किस में नापी जाती है, दूरी नापी जाती है L। ठीक है ना, और समय किस में नापा जाता है, T, जिसको हम लिख सकते हैं T की पावर -1। ठीक है ना, इसको ऊपर लेके चले गए तो ये क्या हो जाएगा आपका Lt-1। ठीक है, तो यहां से आपका देख लीजिए एक बार, यहां से आपका वेग का विमेय सूत्र आ गया है। ठीक है ना बच्चों, देख लीजिएगा। तो ये यहां से जब इसको हम लोग करते चले गए, भाई क्या हो गया, अब यहाँ पे m हो गया, हमें a का पता लग गया तो m और a का रखा हमने, और हमारे यहाँ पे mLt-2 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब इसको यहीं पे हम लोग अपना दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, mLt-2। उसके बाद r क्या होता है, r होती है दूरी। दूरी को हम लोग क्या, लेंथ, L यानी कि जो बड़ा वाला L होगा उसमें कर लेंगे हम लोग
तो ये आपका हो गया L हो गया, और इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है यानी स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसको हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना। Q का एक फॉर्मूला होता है जो आगे जाके पढ़ोगे आप लोग। Q को हम लोग डिनोट करते हैं Q इक्वल्स टू आई टी। ठीक है ना। तो जब इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए जाएंगे तो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे MLT है वैसे करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया A और T। ठीक है ना। तो आपका जो चार्ज हो गया इसका विमीय सूत्र आपका AT हो गया, तो आपने यहाँ पे चार्ज का सूत्र लिख दिया। तो एक AT यहां पे हो गया और एक AT आपका यहां पे हो गया। क्या हो गया, ये इकट्ठे लिख लेते हैं इसको, MLT माइनस 2L स्क्वायर और A स्क्वायर T स्क्वायर। अब इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। ये जब दोनों पावर आएंगी ये ऊपर की तरफ जब लेके जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएंगी आपकी। तो ये हो गया आपका MLT माइनस 2L स्क्वायर और A की पावर -2 और T की पावर -2। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब करना है इसको कि भाई जितनी भी हमारी यहाँ पे नीचे बेसेस दे रखे हैं, जितने भी आधार दे रखे हैं, उसको एक एक बार लिख लेना है। ठीक है ना। तो पहले आपने यहाँ पे लिख लिया M लिखा है यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे और M है तो कहीं पे कोई M नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग कर लेते हैं L को हमने एक बार लिखा, L की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और कहीं पे L नहीं है, तो यहाँ पे एक उसी साइन के साथ उतारिए जो यहाँ पे आपको चिन्ह दे रखा उसी चिन्ह के साथ उतारिए आप इसको, 1 + 2। उसके बाद क्या है हमारा T है, तो T क्या हो गया उसी चिन्ह के साथ उतारा, तो -2 और -2 और A की पावर -2। ठीक है, सब कवर हो गया। एक बार देख लेते हैं MLT। ठीक है ना। तो अब इसका जो विमा आएगा, इसकी जो विमा आ जाएगी इसको आप लिख दीजिए, इसको जोड़ लिया आपने, तो M आपका M रहा, ये आपका कितना हो गया, घात 3 हो गई, T की घात -4 हो गई और A की घात -2 हो गई। ठीक है। तो ये आपका हो गया विमीय सूत्र जो आपका कांस्टेंट K है। ठीक है ना। कल इसके अंदर थोड़ा सा और चलेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि जो वैद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, उसकी विमाएं क्या होती हैं, उसके परिमाण क्या होते हैं, उसका आपका कांस्टेंट क्या होता है, क्या वैल्यूज होती हैं। ठीक है। और आज का थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी विमाएं लिखी हुई हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें अपना बहुत बहुत ज्यादा। धन्यवाद, नमस्कार।